नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। जो फोकस में था, जिसको कहते हैं कि हर जगह बिहार की चर्चा हो रही थी। अब मंत्रियों का बंटवारा हो गया, विभागों का बंटवारा हो गया कि किस विभाग किसको मिला, कौन सा विभाग। और कल चर्चा होती रही कि ये जो गृह विभाग है, जो जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं उनके पास रहा, इस बार वो विभाग चला गया है बीजेपी के पास। और कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि धीरे धीरे बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ बढ़ाती जा रही है और धीरे धीरे जनता दल यू कमजोर होता जा रहा है, नीतीश कुमार कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक वो चाहेंगे, उनका स्वास्थ्य जब तक इजाजत देगा। हालांकि स्वास्थ्य अब भी उनका बहुत ठीक नहीं है, कई घटनाएं ऐसी हो जाती है उनके आचरण में जिससे लगता है कि वो कंट्रोल में नहीं है, उनकी दिमागी हालत कहीं न कहीं प्रॉब्लम में है। बीमारी किसी की भी होती है और नीतीश कुमार को भी हो सकती है। लोग बता रहे हैं उनको डिमेंशिया है और डिमेंशिया में कुछ पल ऐसा आता है, कुछ समय ऐसा आता है जब गायब हो जाते हैं। इन दिनों ये भी चर्चा है कि किस तरह से वो एयरपोर्ट पे नरेंद्र मोदी जी के पाँव छुए और कई बार उन्होंने ऐसा किया है। हालाँकि जो उनके करीबी हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार दिमागी तौर पे अस्वस्थ है, कह देना आसान काम नहीं है। क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं, कई बार चौंका देते हैं और लगता है कि वो पूरे होशो-हवास में हमेशा रहते हैं और वो जानबूझ करके ऐसा कुछ कर रहे हैं। और इसके प्रमाण में ये तर्क भी दिए जाते हैं कि जब चुनाव प्रचार का काम शुरू हुआ था, तो नीतीश कुमार ने लगातार 84 सभाएँ की और ठीक-ठाक ही बोला। कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो दिमागी तौर पे अस्वस्थ हैं। बहरहाल उम्र है, लेकिन बिहार की जो आवाम है, बिहार की जो जनता है, जो वोटर है, उन्होंने साबित किया कि नीतीश कुमार ही अभी भी उनके नेता हैं। अब चुनाव चोरी और दूसरे मामले चल रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन इस बीच सरकार का गठन हो गया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार को पसंद है बीजेपी में, उनको गृह विभाग सौंपा गया है। हालाँकि गृह विभाग में भी सामान्य प्रशासन, निगरानी, कार्मिक विभाग, ये सब नीतीश कुमार के ही पास है, मुख्यमंत्री के पास है। जानकार हैं, वो मानते हैं कि बिना सामान्य प्रशासन चूँकि नीतीश कुमार के पास है, निगरानी विभाग है, इसलिए गृह मंत्रालय जो है वो स्वतंत्र नहीं है उस तरीके से। और नीतीश कुमार चूँकि मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जब चाहे वो दखल दे सकते हैं, किसी का ट्रांसफ़र रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, विभाग बदल सकते हैं किसी का। अब एक और बात कर रहे हैं नीतीश जी के समर्थक कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो जेडीयू के पास होगी। हालाँकि उसमें भी प्रेम कुमार का नाम चला है जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, नीतीश कुमार के नज़दीकी हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएँगे, ऐसी चर्चा चल रही है। बीजेपी इस बार ख़्याल रख रही है कि नीतीश कुमार को नाराज़ न किया जाए और नीतीश कुमार भी इस बात का ख़्याल रख रहे हैं कि अब उस तरह का दबदबा न रखा जाए जैसा दबदबा रखते आए। और वित्त मंत्रालय अब नीतीश कुमार के मंत्री के पास है। विजेंद्र यादव जी के पास वित्त मंत्रालय आ गया है, पहले वित्त मंत्रालय बीजेपी के पास हुआ करता था। भूमि सुधार आ गया है नीतीश कुमार के मंत्री के पास, पहले बीजेपी के पास हुआ करता था। तो कई चीज़ों की अदला-बदली हुई है और लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को भी ये समझ में आ गया है कि बिना नीतीश कुमार के या बिना किसी और सहारा के हम बिहार में अपनी सरकार नहीं बना सकते। चालाकी करेंगे तो फँस जाएँगे। इसलिए सम्राट चौधरी को ही बीजेपी ने सबसे ऊपर रखा, चूँकि वो कोयरी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं और कुर्मी और कोयरी लव-कुश के तौर पे जाने जाते हैं और ये प्रचारित किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आने वाले समय में उत्तराधिकारी होंगे। हालाँकि ये कहना सही नहीं होगा,
कई लोग नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी आने की बात कर रहे हैं। फिर जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी जो है इस बार मंत्री बनाए गए हैं और बिना किसी विभाग में वो है किसी न विधानसभा के मेंबर हैं न और न ही जो है विधान परिषद के मेंबर हैं। आने वाले समय में उनको 6 महीने के अंतराल पर 6 महीने के भीतर उनको जो है विधानसभा या विधान परिषद में जाना होगा। कहा जा रहा है कि विधानसभा में तो नहीं लेकिन विधान परिषद में उनको जगह दी जाएगी और बीजेपी ने वादा किया है कि आपको हम एक विधान परिषद और एक राज्यसभा की सीट देंगे। तो अब जो है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधानसभा से मेंबर है, बेटे विधान परिषद में जाएंगे, खुद राज्यसभा में जाएंगे। तो उनका परिवार जो है कोयरी परिवार है और कोयरियों में उपेंद्र कुशवाहा का अपना स्थान है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी नीतीश कुमार ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था एक तरह से, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा धैर्य नहीं रख सके और अलग पार्टी बनाई और बहुत लंबा खेल हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो है अपनी विश्वसनीयता खो दी, नीतीश कुमार की भी और कोयरी समाज की। अब बीजेपी सम्राट चौधरी को कोयरी समाज या कोयरी और कुर्मी दोनों समाज का प्रतिनिधि बना करके प्रोजेक्ट कर रही है। हालांकि मुझे दिखता नहीं है कि कोयरी कोयरी समाज सम्राट चौधरी को अपना नेता मान ले, क्योंकि दोनों समाज में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं और पढ़ा लिखा समाज जो है सम्राट चौधरी जैसे नेता को अपना नेता मान ले ये आसान नहीं। और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी सोचने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खैर वो बात की बात है। फिलहाल ये है कि अभी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हालांकि मीडिया में लगातार चलता है और चलता रहेगा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अब निपटा दिया कि तब निपटा दिया, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी को दिखाई पड़ गया है कि नीतीश कुमार को निपटाना आसान काम नहीं। और चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, संभव है निशांत कुमार भी, और देखिए इनके बेटे दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मांझी जी के बेटे संतोष मांझी, ढेर सारे बेटे, श्रेयसी सिंह, उसके बाद जो बड़े बड़े नेता जो हैं सबके बेटे आगे आ रहे हैं। श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है, खेल विभाग उनको दिया गया है। रमा निषाद देखिए अजय निषाद की पत्नी है, उनके ससुर भी मंत्री रहे। ऐसे कई नेता हैं जिनके परिवार के लोग पहले से, शकुनी चौधरी के बेटा है सम्राट चौधरी। लेकिन अब जो आगे जो बात होनी है कि अब आगे क्या, आरजेडी का या महागठबंधन का क्या होगा। एक बात तो पक्की दिखाई पड़ रही है फिलहाल की कोई एक पार्टी बिहार में अपने दम पर सरकार बना ले, ऐसा निकट भविष्य में होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बीजेपी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। और अब तक जो रहा, अगर समझिए कि 2005 से चर्चा करें, 2005 नहीं बल्कि आप 1990 से ही चर्चा कर ले तो 1990 से गठबंधनों की सरकार चली आ रही है। लालू प्रसाद यादव की सरकार में भी पहले जब 90 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो जनता दल जो था उसमें समर्थन था इनका भी, वीपी सिंह की सरकार में साथ थे बीजेपी के लोग भी, बीजेपी का भी समर्थन था। फिर जब अलग पार्टी बनाई जनता दल, यू टूटा, बीजेपी से झगड़ा हुआ, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल बन गया और कांग्रेस का साथ लेकर के लगातार शासन करते रहे लालू प्रसाद यादव जी। जब भी उन्होंने, कांग्रेस हमेशा साथ रहे, फिर वाम दल साथ आए और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने जनता दल समता पार्टी बनाई, समता पार्टी के बाद फिर जनता दल यू बना और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो 2013 में जब अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से और 2015 में चुनाव लड़ा, तब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू कांग्रेस सब मिलकर के चुनाव लड़े और किसी एक पार्टी की सरकार पिछले 90 से नहीं, 35 सालों से किसी एक पार्टी की सरकार नहीं।
और इसमें तीन महत्वपूर्ण धुरी बनकर कर है। चौथी धुरी कांग्रेस, एक आरजेडी, जनता दल यू, बीजेपी और कांग्रेस। चार मजबूत धुरी है, बाकी छोटी छोटी और पार्टियां हैं, चिराग पासवान की पार्टी है, जब रामविलास जी की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन रामविलास जी की पार्टी जो है इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुआ करती थी कि उनके दम पर कोई पार्टी अपनी सरकार बना सके। चार महत्वपूर्ण ध्रुव यही रहे, बीजेपी, आरजेडी, जनता दल यू और बीजेपी। और देखिए, जब भी नीतीश कुमार जिस तरफ हुए उधर बहुमत हो गया, कांग्रेस पार्टी कमजोर रही। लेकिन अब जब नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, उनके जाने के बाद जनता दल यू अगर अस्तित्व में भी रहेगा तो बहुत बड़ी स्थिति में नहीं रहेगा। आज जो है वो उस तरह की स्थिति बनी रहे, ये संभव दिखता नहीं। हालांकि इस बार उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है नीतीश कुमार का, लेकिन वो नीतीश कुमार की वजह से बढ़ा है, नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से बढ़ा है। या कहिए 10,000 रुपए ने बढ़ाया है, 10,000 ही नहीं और भी दिए गए हैं अलग अलग लोगों को। उनकी उनकी जो उनको जो मानदेय मिलता है वो बढ़ाया गया है। आशा वर्कर का 1,000 से 3,000 किया गया है, और भी सब लोगों का किया गया है। पेंशन बढ़ाई गई है। पंचायती राज व्यवस्था में जो मुखिया, सरपंच और वार्ड मेंबर होते हैं उन लोगों को पैसा बढ़ाया गया है, पेंशन शुरू की गई है, वगैरह वगैरह, कई कारण। लेकिन नीतीश कुमार के जब नीतीश कुमार जनता दल यू के साथ, या कहिए कि सरकार में रहने लायक नहीं रहेंगे, उनको लंबी उम्र हो, लेकिन जब वो पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो जाएंगे तब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को ध्यान में रख करके जो ये बीजेपी है वो बड़ा धैर्य से काम कर रही है, नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर रही। कल भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार को कभी भी हटा सकती है बीजेपी। ये जो सवाल है कि नीतीश कुमार कब तक, नीतीश कुमार को कभी भी बीजेपी हटा सकती है, क्योंकि 89 सीटें उसके पास है। और वो जनता दल यू को तोड़ सकती है, किसी पार्टी को तोड़ सकती है, अपने दम पर सरकार बना सकती है, लेकिन नहीं बना रही है। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल सब लोगों के पास है, जिसका जवाब मैंने दिया भी है और वापस मैं बोल देता हूँ कि बीजेपी को ये पता है कि उनके पास जो वोटर है, जो कुर्मी कोई समाज है, महिलाएं हैं, अति पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उनकी पार्टी में जो जीत करके आए हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सबसे ज्यादा नंबर है उनका। और नीतीश कुमार की लोकप्रियता उन लोगों के बीच अभी भी है जो उन्होंने काम किया है। जनता दल यू को उसका बेनिफिट आने वाले समय में भी मिलेगा, ये बीजेपी जानती है। इसलिए बीजेपी जनता दल यू को तोड़ने का काम नहीं करेगी, उनके जो समर्थक है नीतीश कुमार के उनको नाराज नहीं करेगी। और ये अलग सेक्टर है, सेगमेंट है जो बना रहेगा। अब इसमें एक सवाल उठता है ये कि कांग्रेस की भूमिका क्या है। आज मूल तौर पे हम अगले 2-4 मिनट में हम इसी पे बात करेंगे, कांग्रेस के लिए क्या स्कोप है बिहार में। देखिए, आरजेडी जो है वो पिछड़ों की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव ने ऐसा स्थापित भी किया। हालांकि सवर्ण भी लगातार उनकी पार्टी में रहे, रघुवंश बाबू उनके छाया के तौर पे साथ रहे हमेशा। तेजस्वी के साथ भी कई नेता हैं जो सवर्ण समाज से हैं और तेजस्वी के साथ दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनके अलावा जो है यादवों में पैठ अभी भी है तेजस्वी यादव की, पिछड़ों में पैठ है, और आने वाले समय में भी तेजस्वी के साथ बैकवर्ड क्लास जुड़ा रहेगा, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। मुस्लिम वोट बैंकों में एक जो है सेंध लगती दिखाई पड़ रही है कि एआईएम ने अपनी जगह बनाई है फिर से। पिछली बार भी 5 उनके विधायक जीते थे, इस बार भी 5 विधायक जीते हैं। कई जगह वो जो है महागठबंधन की हार के कारण बने, और कहा जा रहा है कि तेजस्वी जो कमजोर हुए उसमें एआईएम का भी बड़ा रोल है। कई जगह पे उन्होंने ये किया, और मुस्लिम वोटों में जो है अब जो दावेदारी है तेजस्वी की वो नहीं रहेगी। हालांकि मुस्लिम वोटों पे अब जो है कांग्रेस की भी दावेदारी बढ़ी है। जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी, मुस्लिम वोटों का झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ होगा। तो मुस्लिम वोटों पर भी अब 3 दावेदार है, कांग्रेस, एआईएमआईएम और आरजेडी। जो एक मस्त मुश्त मिलता रहा तेजस्वी को या लालू प्रसाद यादव जी को पहले मुस्लिम वोट, उसमें अब बिखराव शुरू हो गया। जो, हालांकि मुझे वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो कहा तेजस्वी ने एक्सट्रीमिस्ट
और आखिर राजनीति में ये सब चल रहा है, इसलिए बोलने में कोई हर्ज नहीं। उसको लेकर के बड़ा जो है ओवैसी साहब बड़ा जोर रिएक्शन दिया और कहा कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये आरजेडी कह रहा है। हमारी पहचान दाढ़ी और टोपी जो है उसको वो इंगित कर रहा है, उसको विलेन बना रहा है। लेकिन बीजेपी प्रमोट करेगी, क्योंकि बीजेपी को इससे फायदा है। जितना AIMIM बिहार में विस्तार पाएगा, मुसलमानों में अपनी पैठ बनाएगा, बीजेपी को उतनी सहूलियत होगी। लेकिन कांग्रेस की भूमिका बढ़ जाती है। नीतीश कुमार जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य से दूर होते जाएंगे, कांग्रेस की भूमिका बढ़ती जाती है। और मैंने लगातार ये बात कही है कि कांग्रेस के पास सबसे बेहतर उसको ये है कि आप जो नीतीश कुमार ने जो अपना वोट बैंक बनाया है, चाहे महिलाएं हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अति पिछड़े समाज के लोग हों, कोई कुर्मी हो, उनके बीच अपनी पैठ बनाए। कांग्रेस के पास वो तत्व या गुण हैं जो नीतीश कुमार जिस गुण को लेकर के अब तक शासन में रहे, सत्ता में रहे। और कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है कि उन जातियों पर काम करे, खास करके दलित जातियां तो उनके साथ है। सवर्ण आएंगे तब जब सत्ता आ जाएगी। मुसलमानों का भी लौटना शुरू हो गया है। लेकिन जो कुर्मी कोरी समाज है, जो महिलाएं हैं, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके बीच उनको काम करना होगा। और राजेश राम को मुख्यमंत्री ये अध्यक्ष पद दे दिया, अल्लाह बरू को वहां बिठा दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह वैसे ही सक्रिय हैं। उन पुराने नेताओं से काम नहीं चलेगा। हमको नई पीढ़ी खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में नई पीढ़ी का दौर चल रहा है। हर पार्टी में नई पीढ़ी आ रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे और दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हो। जनता दल यू में भी नई, हालांकि जनता दल यू में देखिए अभी नीतीश कुमार ने सारे पुराने लोगों को रिपीट किया है, लेकिन वहां भी नया चेहरा आएगा। कांग्रेस को नए चेहरों पर अपना काम करना होगा, और खास करके वो समाज जो पिछड़े समाज से आते हैं। देखिए यादव जो है वो उनके साथ है, आरजेडी के साथ है, बड़ा हिस्सा यादव। हालांकि इस बार यादवों का वोट बैंक भी बदला और यादव जो है बड़ी संख्या में जीत करके आए एनडीए में। लेकिन जो कुर्मी और कोयरी समाज है, जो पारंपरिक तौर पे पहले भी 90 से पहले याद कीजिए, सब जो है कांग्रेस के वोटर थे। उस पर दिमाग कंसंट्रेट करना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि ये जो मध्य जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो दोनों के बीच एडजस्ट होती हैं। खास करके कुर्मी की बात करें तो कुर्मी दोनों समाजों के बीच, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, सबके बीच उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और किसी भी जाति को कुर्मियों से खतरा नहीं दिखाई पड़ता। नीतीश कुमार के लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का कारण यही है कि उनकी जाति का कोई उस तरह का दबंग नहीं है, या उस तरह की दबंगई जहां आप जमीन पे जाएंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा कि कुर्मियों से लोग जो है पीड़ित है, प्रताड़ित है। तो कांग्रेस को एक ऐसे जाति का समर्थन या ऐसे जाति के नेता को खड़ा करना पड़ेगा जो सबके बीच जो है समावेशी हो। और नीतीश कुमार की राजनीति देखिए, उन्होंने समावेशी राजनीति की, महिलाओं को लेकर के आगे बढ़े। और चूंकि प्रियंका की बड़ी जबरदस्त उनकी भाषा शैली, जो भाषण देने की शैली है प्रियंका गांधी की, उनका जो प्रेजेंटेशन है विषयों का, बड़ा जबरदस्त है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि राहुल गांधी से बेहतर बोलती है प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी को वहां उतारा जा सकता है महिलाओं के बीच। और जो जीविका दीदियां हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जीविका दीदियां हैं, और समझिए 1.5 करोड़ का मतलब 1.5 करोड़ परिवार। और 10,000 रुपया दे करके वोट खरीद लिया, ये जो चल रहा है वो इसीलिए है। और वो उसकी महत्ता पहली बार लोगों ने समझी है, जीविका दीदियों की। और महिलाओं में पिछले 20 सालों में काफी तरक्की आई है, काफी बदलाव हुआ है बिहार के महिला समाज में। कांग्रेस पार्टी को उस पर ध्यान रखना चाहिए। और ये एक बन सकता है कि बीजेपी जिस तरह से काम करती है उसमें धर्म का जितना प्रभाव बढ़ेगा, महिलाएं उतनी कमजोर होंगी। लेकिन जब विज्ञान का या संविधान जितना मजबूत होगा, महिलाएं उतनी मजबूत होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो महिलाओं पर काम करे कांग्रेस, कुर्मी कोरी अति पिछड़ी जातियां हैं उनके बीच काम करे
कांग्रेस और उनके नेताओं को प्रोजेक्ट करे, क्योंकि एक बिहार में एक भाव है, अभी भी है, दलित जातियों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, सबके प्रति, यादवों के प्रति एक आग्रह है, बनियों के प्रति एक आग्रह है। तो वो कांग्रेस को उनके सामाजिक समीकरणों के बीच काम करके अपनी जगह बनानी पड़ेगी। प्रियंका गांधी बहुत बढ़िया समय दे सकती हैं, राहुल गांधी समय दे सकते हैं, और अभी से, अभी बिहार को, अब समझिए बिहार में चुनाव हो गया, बिहार को भूलना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार जो है फिर से एक बार राजनीतिक धारा बदल सकती है, बदल सकता है। और बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं कर पाई, अपने आप में रिसर्च का सब्जेक्ट है, करना चाहिए पत्रकारों को। मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि बिहार में शिंदे नहीं बनाया जा सकता नीतीश कुमार, और वही हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पैठ है, जो दो मजबूत जातियां हैं नीतीश कुमार के साथ, महिलाएं हैं, अति पिछड़े हैं नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने पिछले 20-25 सालों में जो विश्वास हासिल किया है उस समाज का, जो जिसको कह सकते हैं कि वंचित समाजों का, कमजोर समाजों का जो विश्वास हासिल किया है, उसकी वजह से बीजेपी की कृपा पे वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, बीजेपी कृपा नहीं करते उसको मुख्यमंत्री बनाने। हालांकि आरजेडी ने भी प्रोजेक्ट किया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हमने बनाया, जब कम सीटें थी तब भी हमने उनका साथ दिया। वो भूल जाते हैं। दूसरा पहलू ये है कि 22 सीट पर जब 2010 में आरजेडी थी, तो नीतीश कुमार ने 2015 में जब साथ समझौता किया, तब उनकी सीटें जो है बढ़ करके 80 हुई, और 71 सीटों पर, हालांकि उस समय कम सीटें आई उनके पास, नीतीश कुमार के पास 115 सीटों से घट करके 71 सीटों पर आ जाना, कमजोर हो जाना। लेकिन बाद में फिर स्थिति अपनी मजबूत की, और आज देखिए 85 सीटें। तो कांग्रेस के लिए वहाँ काफी स्कोप है। और बिहार में खास करके महिलाओं की मैंने बात की, जो ओबीसी समाज के किसी लीडर को उभारने की बात कही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अगर इस पर ध्यान देती है तो कांग्रेस के लिए बेहतर भविष्य है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।